अजमेर के कुलपति रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपका बहुत ही गहन अध्ययन रहा है। आप एशिया, चीन, दक्षिण एशियाई देशों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति विषय में आप माहिर माने जाते हैं। दक्षिण एशिया में ट्रांजिट पॉलिटिक्स पर आपने खूब लिखा है, और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में आपके शोध छपे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी विद्वता और शैक्षणिक दक्षता का समाज को भी फायदा मिल रहा है। अभी आप जयपुर विराज रहे हैं, और आप अभी भी शोध कार्य में लगे हुए हैं। तो आपको आमंत्रित करने से पहले, क्योंकि हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं, मैं अपनी चंद पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि दशा कोई भी हो चाहे, जीवन कहीं क्यों न ले जाए, हे शाश्वत चमक के धनी, मेरा विश्वास कहता है ये चमक कम न होगी कभी। आपकी इस विद्वता की चमक आद्य शक्ति हमेशा बरकरार रखे। आदरणीय प्रोफेसर रूप सिंह जी भाट साहब। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हुक्म फरमाएं। माननीय स्वजाति महानुभावों, प्रिय युवा भाइयों और बहनों, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समाज के एक महत्वपूर्ण संगठन ने मुझे समाज के युवाओं के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का। जब महेंद्र सिंह जी ने मुझे फोन पे आमंत्रण दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक मौका मिला है कि मैं समाज के युवाओं के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ एक सारगर्भित बात कर सकूं। अभी हिंगलाज जी साहब ने संगठन, उसके विजन, उसकी गतिविधियों के बारे में जो फरमाया, उसको सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है कि समाज के विकास के लिए एक समाज का संगठन समर्पित है, कार्यरत है। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपके इस बृहद कार्य में आपको सफलता प्रदान करे। इसके साथ ही मैं आपको नववर्ष आगमन की हार्दिक बधाई दे रहा हूं। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ समय बाद हम 21वीं शताब्दी के 21वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, और ये 21वीं शताब्दी का 21वीं वर्ष हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश, समाज और विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम तो 21वीं शताब्दी ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राप्त किया, ये वो शताब्दी है जिसको आज पूरा विश्व एशिया की शताब्दी के रूप में कह रहा है और मान रहा है। आज पूरे विश्व के विद्वान स्पष्ट रूप से इस बात कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी एशिया की होगी, और एशिया के दो दिग्गज राज्य भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े नियामक राज्य बनेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम एशिया के भी हैं और भारत के भी हैं। प्रिय साथियों, इसके साथ ही जो 21वां वर्ष है, ये अपने आप में एक विशेष वर्ष है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष के पहले जो 20वां वर्ष गुजरा, जिसकी समाप्ति कल हो जाएगी, इसने विश्व के सामने नए प्रश्न पैदा कर दिए। मैं समझता हूं ऐसी गंभीर समस्या विश्व में पहले कभी नहीं आई। इससे जो वैचारिक मंथन हुआ,
इससे जो सोचने का नए आयाम पैदा हुए, इसने जो सोचने का नए तरीके दिए, उससे स्पष्ट है कि अब ये विश्व इस 21वें वर्ष में, इस 21वीं शताब्दी में एक नए दिशाओं में अग्रसर होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी प्राय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को एक निर्णायक रेखा मानते थे, और ये मानते थे प्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये मान करके हम विभाजित करते थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मुझे लगता है कि शायद कोरोना का वर्ष भी इसी तरीके से प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना के रूप में शायद आगे जाकर के उल्लेखित हो। इसलिए आज हम बहुत ही निर्णायक मोड़ पे खड़े हुए हैं। मैं जिस बात से आपसे प्रारंभ करना चाहूंगा, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जिस जाति में हमने जन्म लिया, ये जाति बहुत गौरवशाली रही है। इस जाति का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अगर इसका पौराणिक काल में देखें तो आप सबको पता है, सारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि ये एक देव जाति रही थी। चाहे श्रीमद् भागवत ले लें, चाहे पुराण ले लें, चाहे वाल्मीकि रामायण ले लें, चाहे महाभारत ले लें, किन्हीं भी प्रामाणिक ग्रंथों को लेकर के आप बैठें, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि चारण जाति एक देव जाति थी, एक महान जाति थी। अगर हम उसके पौराणिक काल के बाद में ऐतिहासिक काल में आए, तो ऐतिहासिक काल को भी आप देखिए, आप राजपूताना का इतिहास उठा करके देखिए। ये जाति एकमात्र ऐसी जाति थी जो एक साथ तलवार और कलम, तलवार की भी और कलम की भी, दोनों की धनी थी। और इसी कारण राजपूताना का, इसको आप राजपूत काल कहते हैं, करीब 800 साल के इस राजपूत काल में, 750-800 का वर्ष के राजपूत काल में, ये एक अजीब संयोग रहा, जाति ने राजपूताना के साहित्य, संस्कृति और इतिहास, इसको बनाने में जो मिसाल पेश की। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बिल्कुल आ रही है, हुकुम फरमाएं। तो ये ऐतिहासिक काल को अगर आप देखें, राजपूताना के ऐतिहासिक काल को देखें, तो करीब 750 साल का इतिहास है, जहां इस जाति ने राजपूताना के भविष्य का निर्धारण किया, राजपूताना की संस्कृति का निर्धारण किया। आपको इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज का राजस्थान जिस बात के लिए गर्व करता है, आन के लिए, बान और शान के लिए, आप सोचिए आन की संस्कृति किसने पैदा की? ये आन की संस्कृति कब पैदा हुई? इस आन की संस्कृति के संवाहक कौन थे? इस आन की संस्कृति को बनाए रखने वाले कौन थे? और इस आन की संस्कृति को राजा महाराजा से लेकर के नीचे के आदमी तक पर्कुलेट करने में किस जाति का योगदान था? ये चारण जाति ही तो थी। ये चारण जाति थी जिसने इस आन की संस्कृति को से स्थापित करके इस राजपूताना को अमर कर दिया। वरना मुझे आप बताइए, अगर आप शान शौकत की बात करें, जिसको शान कहते हैं, या बाण आभूषण वस्त्रादि की बात करते हैं, तो राजपूताना की रियासतों से तो मैं आपको दर्जनों ऐसी रियासतें बता सकता हूं भारतवर्ष में जो इनसे ज्यादा समृद्ध थी, जिनके पास ज्यादा शान शौकत थी, जिनके पास ज्यादा पैसे थे, लेकिन वो राजपूताना के सामने नहीं टिक पाई, क्योंकि राजपूताना के राज्यों में एक नई संस्कृति थी, एक विशिष्ट संस्कृति थी, और वो थी आन की संस्कृति। इस आन की संस्कृति का निर्माण और निर्वाह और इसका संवाहन करने की जिम्मेदारी अगर किसी कौम ने निभाई तो वो चारण जाति थी। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, पौराणिक काल की बात को अगर आप नहीं भी स्वीकार करें, तो ऐतिहासिक काल में भी इस बात के एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि इस जाति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, आप थोड़ा सा आगे और चलें, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ने लगा, अंग्रेजों के खिलाफ निकालने की बात हुई, तो सबसे पहले बीड़ा अगर किसी जाति ने उठाया तो इसी जाति ने उठाया। जोधपुर के महाराजा महाकवि बांकीदास जी ने सबसे पहले गीत लिखा और अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से बगावत की बात कही, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, आप सबको पता है। इसके बाद
सूर्यमल मिश्रण जो परम विद्वानों की श्रेणी में आते थे, वो भी इस परतंत्रता से दुखी हो गए। और आपको मालूम है, उन्होंने वीर सतसई लिख करके तत्कालीन राजा, महाराजा, रियासत और जनता को जगाया कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। और फिर केसरी सिंह जी बारेठ और उनका परिवार ने जो कुर्बानी दी, वो तो साथियों बेमिसाल है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा था एक बार कि मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में क्रांतिकारी कई देखे हैं और बहुत से मिला हूं, लेकिन सहपरिवार आहुति देने वाला तो केवल केसरी सिंह बारेठ ही है। तो आप देखिए, हमने आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। इन सब का एक लिखित इतिहास अगर आप पढ़े तो। लेकिन कई बार मुझे आश्चर्य होता है, आपको भी होना चाहिए, कि जब देश की आजादी निकट आ गई, आजादी दरवाजे पे दिखने लग गई, उस समय ऐसा लगा कि इस जाति ने अपना राजनीतिक सोच एक तरीके से बदल दिया। ये अफसोस की बात है। केसरी सिंह जी ने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं सोचे। और नतीजा ये हुआ कि जब गांधी काल आया, किसी प्रकार की प्रताड़ना, किसी प्रकार का दंड, किसी प्रकार के कोई निर्वासन और निर्माण का काला पानी की सजा नहीं होने लगी थी, अहिंसा के द्वारा आंदोलन चल रहा था, उस समय ये समाज पिछड़ गया। और इतना पिछड़ गया कि कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने साथियों से कहता भी हूं, कि जैसे सारी रात जागरण हमने किया और जब प्रातःकाल प्रसाद वितरण का समय आया तो हम लोग कंबल ओढ़ के सो गए। कितने आश्चर्य की बात है। 1942 में आप देखिए, हमने कहीं भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। जब क्विट इंडिया आंदोलन चला, जो शांतिपूर्वक आंदोलन था, हमने उसमें कहीं अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, और मैं अपने बुजुर्गों से शेयर करता हूं इस बात को, कि राजपूताना में कांग्रेस के सबसे बड़े जो कर्णधार बने अंग्रेजों के काल में, वो जमनालाल जी बजाज थे, जिन्हें गांधी जी अपने 5वें पुत्र के रूप में मानते थे। आश्चर्य की बात है कि वो जमनालाल जी बजाज अपनी जाति के एक प्रतिष्ठित ठिकाने काशी के पास में पैदा हुए थे। और अफसोस इस बात का है कि हमारे किसी भी ठिकाने वालों ने उनका किसी भी तरीके से उनके संपर्क का फायदा नहीं उठा पाए। और नतीजा ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो हम लोग सामंतवादी कौम मान करके एक तरीके से बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दी गई, किनारे कर दी गई। इसलिए मैं आपसे बात बता रहा हूं। ये जो बात मैंने आपसे बताई थोड़ी सी, वो इसकी मेरा पर्पज ये था कि हम महान जाति के लोग हैं। हमारी जाति कोई साधारण जाति नहीं थी, लेकिन संयोग की बात है कि हम उस चीज को आगे बढ़ाते नहीं आए। और इसलिए आप देखिए कि आजादी के बाद जो राजनीतिक महत्व या राजनीतिक स्थान हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज संक्षिप्त में मैं जिन 2 बातों पे आपसे बात करूंगा, उसकी एक पृष्ठभूमि मैंने आपसे बताई है, और वो है राजनीतिक सोच की। आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि समाज में एक राजनीतिक सोच पैदा हो। यहां राजनीतिक सोच से मेरा मतलब ये नहीं है कि चुनावी राजनीति की बात है। राजनीतिक सोच ये होता है कि जहां हम जाति के लिए राजनीतिक व्यवस्था से फायदे लेने की बात, उसका लाभ लेने की बात, अपनी सहभागिता करने की बात, अपनी भागीदारी करने की बात सुनिश्चित करें, ये राजनीतिक सोच है। मुझे ये कहते हुए तो बड़ा खुशी होती है और गर्व भी होता है कि आजादी के बाद हमने प्रशासनिक सेवाओं में अपने स्थान को बरकरार बनाए रखा, और हमारे मेधावी छात्र और छात्राओं ने राजस्थान ही नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना अच्छा प्रतिनिधित्व हासिल किया। लेकिन अफसोस है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काफी पिछड़ गए। इसलिए मेरा आपसे पहला आह्वान आप लोगों से यह है कि राजनीतिक सोच पैदा कीजिए। सोच के साथ चीजें बदलती हैं। यहां पर मैं आपसे 4 लाइनें कहना चाहूंगा। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाते हैं।
कौन कहता है कि कश्ती को बदलो यारो, बस दिशाएं बदलिए किनारे बदल जाते हैं, बस दिशाएं बदलिए किनारे बदल जाते हैं। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक सोच में बदलाव लाइए, और इसके लिए युवा वर्ग में अति आवश्यक है कि उनके एक सोच में परिवर्तन होना चाहिए, और वो सोच होगा राजनीतिक सोच, कि जहां पर वो ये माने कि हमें राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता करनी है, सशक्त प्रतिनिधित्व करना है, और जाति के लिए राजनीतिक लाभों को अर्जित करना है। कई बार जब मैं ये बात करता हूं तो कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न पैदा होता है कि साहब, राजनीति तो संख्या बल से चलती है। भाई सही है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई नहीं कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव की राजनीति है, तो उसमें संख्या बल अपना महत्वपूर्ण आधार रखता है। लेकिन ये मानना कि अब संख्या हमारे पास नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, कई जातियां ऐसी हैं जो संख्या बल में नहीं है, फिर भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है। आप जैन समाज को लीजिए, संख्या इतने उनके पास इतनी अधिक नहीं है, लेकिन आज उनकी राजनीतिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था से उनके लाभों की बात सोचिए। ये इसलिए हुआ कि हमारे अंदर राजनीतिक सोच नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो पहली बात कहना चाहता हूं वो ये कि एक तो आप युवा वर्ग अपनी सब चीजों के साथ साथ विजन के साथ एक विजन ये बनाइए कि हमें एक राजनीतिक सोच पैदा करना। और राजनीतिक सोच में आपसे फिर ये कह रहा हूं, राजनीतिक सोच का मतलब ये नहीं है कि केवल हम चुनावी राजनीति और छिछली राजनीति करते हैं। राजनीतिक सोच का मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हम राजनीतिक लाभ अत्यधिक ले सके। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि हमारी जाति इस मामले में काफी वंचित जाति रही है। हमें राजनीतिक लाभ कभी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमने हमारे सोच को कभी राजनीतिक सोच बनाया ही नहीं। आज मैं जिस शिक्षा पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आप सब इस बात को जानते हैं और स्वीकार करेंगे कि हम शिक्षा में हमेशा अग्रणी रहे। अगर हमने तलवार हाथ में रखी तो कलम भी हमने सदैव हमारे हाथों में रखी। इसलिए राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का लेख लेखन में चारणों का कितना बड़ा योगदान है, मैं ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आजादी के बाद, आजादी के दौरान हमने शिक्षा के अंदर हम सबसे आगे रहे। और आपको पता है, अगर मैं याद दिलाऊं, हमारे प्रमुख जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, छात्रावास हैं, हम आजादी के पहले ही हमारे यहाँ स्थापित हो चुके थे। आप उदयपुर का छात्रावास ले लें, जोधपुर का चारण छात्रावास ले लें, जयपुर का चारण छात्रावास ले लें, बीकानेर का चारण छात्रावास ले लें, इन सब की स्थापना आजादी के पूर्व ही हो गई थी और हमारे बच्चे वहां पढ़ने लग गए थे। उदयपुर में तो कविराजा श्यामलदास जी ने चारण पाठशाला बहुत पहले शुरू की थी, चारण बोर्डिंग बहुत पहले शुरू करवा दी थी। कहने का मतलब हमारे अंदर उस समय भी शिक्षा की चेतना थी। लेकिन आगे चल के क्या रहा? आजादी के बाद हम इन संस्थानों का कितना विकास कर पाए? क्या हम इन संस्थानों के साथ, सरकार के साथ 1 इंच जमीन और लेकर के जोड़ पाए इनमें? आज भी हमारे वही संस्थान हैं जो उस समय के थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम हमारी जाति के लिए लाभ ले सकें। दूसरी बात जो मैं आज आपसे करना चाह रहा था वो शिक्षा की। कोई भी समाज उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस समाज के विद्यार्थी, युवा बालक और बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे न चले। इसलिए हमारी कौम ने हमेशा शिक्षा को तरजीह दी है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी की बात है कि आजादी के बाद भी सबने अपनी व्यक्तिगत स्तर पे अपने बच्चों को शिक्षा सुलभ कराकर हमने नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में अपना एक उचित प्रतिनिधित्व बरकरार रखा है। ये खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन साथियों, क्या सभी परिवारों के लिए उच्च शिक्षा मुहैया कराना संभव है? क्या आज दूर दराज गांव और ढाणी में बैठे हुए हमारे जो परिवार हैं,
क्या वो अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सोचें। और जब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम सोचें, तो 2 बातें मैं आप युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जिस पे आप लोग सोचें। अब मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अभी हिंगलाज जी ने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया, उसमें उनके काफ़ी अच्छा विज़न है। मैं 2 चीज़ें इसमें आपसे और रेखांकित करना चाहूँगा। एक चीज़ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी हमारे यहाँ ये है कि हमने बालिका शिक्षा के बारे में न तो कभी बात की और न कभी ध्यान दिया। समाज में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। जबकि आपको पता है कि हम तो इस बात का गर्व महसूस करते हैं, ये कहते हुए अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बालिकाएं तो सुवासिनी हैं, साक्षात माँ भगवती का अवतार है, जिन्हें हम माँ भगवती के रूप में हम देखते हैं, जिन सुवासिनियों को हम श्रद्धा मान के जिनके पांव पखारते हैं। कभी इस समाज ने उनकी शिक्षा के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। आज मुझे कहते हुए अफसोस है कि आज पूरे राजस्थान में एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जहां हमने बालिका शिक्षा के लिए उस संस्थान को बनाया हो या सुनिश्चित किया हो। हमारे जो हॉस्टल्स हैं, हमारे जो छात्रावास हैं, वो केवल लड़कों के लिए हैं, लेकिन बालिकाओं के लिए एक भी छात्रावास नहीं। क्यों नहीं है? 2 बातें आप सोचिए, इस पे गंभीर रूप से आप युवा वर्ग ध्यान दीजिए। एक तो हमारी बालिकाएं खुद ही मेधावी हैं, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें पूज्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, सुहासिनी मानते हैं, और बौद्धिक दृष्टि से वो हमारे बालकों से किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है, बल्कि मैं अगर कहूं आपसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हमारे बालकों से भी ज्यादा एक तरीके से कुशाग्र है। लेकिन हमारे समाज ने उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। जो माँ बाप सक्षम हैं वो अपनी बालिका को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हजारों लाख के तादाद में ऐसे परिवार भी हैं जो आज अपनी बालिकाओं को आगे नहीं पढ़ा सकते। सामाजिक बंधन, सामाजिक स्थितियां, हमारा परिवेश, हमारा सोच के कारण हमारी अधिकांश बच्चियां प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन तक या मिडिल स्कूल की एजुकेशन तक, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो 12th तक की एजुकेशन लेकर के अपने घर बैठ जाती है, क्योंकि हमने उनके पढ़ने के लिए आगे कोई व्यवस्था ही नहीं की। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप अपने विजन को, जो विजन डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, उस विजन डॉक्यूमेंट में आप ये जरूर तैयार करें कि हमारे बालिका छात्रावास निश्चित हो। जयपुर में भी बालिका छात्रावास हो, तो जोधपुर में भी बालिका छात्रावास हो, तो उदयपुर में भी बालिका छात्र हो, तो कम से कम बीकानेर में भी बालिका छात्रावास जरूर। क्यों नहीं हो? आज अगर आप उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो रिजर्वेशन मिल रहा है बच्चियों को। हमारी बच्चियां बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं प्रशासनिक सेवाओं में, लेकिन हमने उनकी तरफ कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे, और मैं कहूंगा कि आप अपने जो विजन डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट में आप ये जरूर बनाइए कि आज समाज के सहयोग से हम कम से कम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में महिला छात्रावास स्थापित कर सकें, जहां हमारी गर्ल्स को निश्चिंत होकर के उनके कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी अपनी बच्चियों को और अपनी बहनों को पढ़ा सकें। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जहां सरकारी नौकरियां हमारे लिए बहुत बड़ा आधार सिद्ध होंगी, उनमें हम बालिकाओं को आगे बढ़ा करके हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा सुनिश्चित कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हमारे सोच में परिवर्तन हो और हमारे विजन में इस बात को हम शरीक करें। एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, जो अभी प्रिय नारायण सिंह जी ने बताई, हिंगलाज जी ने बताई, कि शिक्षा के साथ साथ जब हम नौकरी की बात करते हैं तो आज वो जमाना नहीं रहा कि जहां शिक्षा की आप डिग्री ले लें और डिग्री से आपको नौकरी मिल जाए।
हमारे टाइम में वो ज़माना था कि अगर आपके पास अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त हैं, तो आपको बिना किसी कष्ट के नौकरी मिल जाती थी। आज सारी डिग्रियों के बावजूद भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा ही आपकी नौकरियों का आधार बन गई। डिग्री तो मात्र एक वो टिकट है कि जिसके द्वारा आप उसमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सफलता और नौकरी का पाना तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के पर ही आधारित हो। इसलिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को और विशेष रूप से अपने मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाने की क्या कोई हम तैयारी कर रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर भी इसके ऊपर सार रूप से चिंतन किया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि हमारे हॉस्टल्स हैं। कई जगह हॉस्टल्स हैं, पुराने हॉस्टल भी हैं, लेकिन ये भी खुशी की बात है, कई नए जिलों में भी नए छात्रावास बने हैं, बन रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन क्या उन छात्रावासों में प्रतियोगिता परक वातावरण है? इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। क्या वहाँ रह रहे विद्यार्थियों को हम प्रतियोगी परीक्षा में पारंगत बनाने की दिशा में कोई विशेष प्रयास कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे? ये सब चीज़ें मेरे से अधिक आप जानते हैं। आप युवा इस बात को जानते हैं और इसलिए आपके विज़न डॉक्यूमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि जितने भी हमारे हॉस्टल्स इस समय हैं, क्या वो सब के सब हॉस्टल्स उस शैक्षणिक वातावरण को, उस प्रतियोगी वातावरण को देने में सफल हो पा रहे हैं अथवा नहीं? अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इस पे पुनर्चिंतन करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि आपको डिग्री मिल जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि डिग्री प्राप्त करके आप प्रतियोगिता में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सकें। इसलिए मेरा दूसरा आपसे निवेदन यह है कि इन जो भी संस्थान हमारे पास हैं, ये खुशी की बात है कि आज हमारे पास काफ़ी संस्थान हैं। हमारे संभागीय स्तर पे भी हैं, जिला स्तर पे भी हैं और कई जगह तो खुशी की बात है तहसील स्तर पे भी बन गए हैं। उन सब के अंदर प्रतियोगी परीक्षा परक वातावरण बनाना, मैं समझता हूँ आप युवा वर्ग की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको इस बात को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनमें हम प्रतियोगिता परीक्षा परक वातावरण तैयार करेंगे। एक वो शैक्षणिक वातावरण तैयार करेंगे जिसमें हर साल हमारे हॉस्टल प्रतियोगी परीक्षा में अपने विद्यार्थियों को बना करके उनको सर्विस मुहैया करा सके। देखिए, तभी हमारी जाति में ये लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम आज हो क्या रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्वयं बच्चा अपने बलबूते पे कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां हर माँ-बाप पारिवारिक रूप से अपने बलबूते पे उसको भेज के करा रहे हैं, चाहे वो जोधपुर में कराएँ, चाहे जयपुर में कराएँ, चाहे दिल्ली में कराएँ। समाज का क्या योगदान है? समाज का योगदान तो तब है जब समाज उन पिछड़े हुए, गरीब और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के घरों में से और ढाणियों में से उन प्रतिभाओं को तलाश करके आगे लाए और अपने हॉस्टलों में और अपने प्रतिष्ठानों में रख करके उनको राज्य की सबसे बड़ी राजकीय सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा तक पहुँचाए, तो जाति का नाम गौरवान्वित होता है। और वो बालक और वो बालिका भी गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम इस जाति के लोग हैं, इस जाति ने हमको मदद दी, इस जाति ने हमको आगे बढ़ाया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पहला आग्रह मेरा आपसे यह है कि आप जब अपना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो इस विज़न डॉक्यूमेंट में एक चीज़ ज़रूर सम्मिलित करें कि क्या हमारे वर्तमान के छात्रावासों में प्रतियोगिता परक शैक्षणिक माहौल है अथवा नहीं? और अगर नहीं है, तो हमें किस तरीके से हम इसको पैदा करें, जिससे कि हमारे विद्यार्थी नौकरी के रूप में अपने परिणाम हमारे सामने और समाज के सामने ला सकें। एक चीज़ और मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। अभी जब ये प्रतिवेदन हिंगलाज साहब पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक बात ये भी कही कि दिल्ली में हम चाहेंगे कि इस तरीके का एक कोई संस्थान बने। पहले हम उसको किराए पे ले लेंगे, बाद में हम बनाएँगे कि जहाँ पर हमारे बालक और बालिकाएँ अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अपनी तैयारी कर सकें। बहुत ही उत्तम विचार, बहुत खुशी की बात है। मुझे कई बार होता है इस बात का और मैं अफ़सोस भी ज़ाहिर करता हूँ और अफ़सोस के साथ मैं अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं भी लेता हूँ कि हम भी नाकामयाब रहे। मैं इसमें मेरी नाकामयाबी स्वीकार करता हूँ कि मैं शैक्षणिक जगत से जुड़ा होने के बावजूद, जयपुर में रहने के बावजूद, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है,
उसमें हम एक उत्कृष्ट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई संस्थान इस जाति के लिए नहीं बना पाए। ये अफ़सोस की बात है। उसकी ज़िम्मेदारी मैं भी वहन करता हूँ। होना ये चाहिए था कि हम जयपुर में जैसे अन्य समाजों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान बनाए हैं, जहाँ पर उनके बालक और बालिकाओं को निःशुल्क वो तैयारी करा के प्रतियोगिताओं में बैठा रहे हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम हमने कभी जयपुर में नहीं देखा। इसलिए आज होना ये चाहिए कि कम से कम जयपुर, जोधपुर और दिल्ली, इन 3 जगह कम से कम ऐसे संस्थानों की महती आवश्यकता है कि जो संस्थान बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए अलग-अलग रख करके उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करा सकें। तब हम ये कहेंगे कि हम समाज में योगदान दे रहे हैं। आज मुझे कहते हुए अफ़सोस है कि हमारी जाति के बहुत से लोग हैं, समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं, धार्मिक कार्यों में भी बड़ी रुचि रखते हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों में और आयोजनाओं में भी बड़े खुल कर के मदद करते हैं, लेकिन इस दिशा में किसी ने नहीं सोचा। ये अफ़सोस की बात है। क्यों नहीं हमारा संस्थान? आज जयपुर में मैं आपसे 10 जातियों के संस्थानों का नाम बता सकता हूँ, जिनके जयपुर में संस्थान है। दिल्ली में संस्थान है, और संस्थान ही नहीं है, उन संस्थान में रहने वाले सभी प्रतिभागियों का पूरा खर्चा समाज वहन करे। तो आप मुझे बताइए, उन संस्थानों से जब उन समाज के बच्चे सफलता को प्राप्त करेंगे, तो क्या वो समाज के लिए गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे? क्या वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि समाज ने उनको दिया है। आज हमारी परिस्थिति ये है कि आज जो भी विद्यार्थी, बालक या बालिका उच्च सेवाओं में जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने बलबूते पर और अपने परिवार के बलबूते पर अपना स्वयं के निजी अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के आधार पर जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप कम से कम इन जगह पर ऐसे संस्थान बनाने का एक सपना तो संजोइए, कल्पना तो कीजिए, और जहाँ एक बार विचार आ जाता है, वहाँ पर चीज़ें होती भी हैं। वो एक कहावत है कि वेयरएवर देयर इज़ विल, देयर इज़ वे। अगर हमारी विल होगी तो वे भी निकलेगा, लेकिन हमने कभी इस पे सोचा ही नहीं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज आप लोगों ने जो मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बात आज समाज के प्रिय युवा, बालक और बालिकाओं तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया, उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो युवा संगठन आपका बना है, मेरी बहुत सहानुभूति और शुभकामनाएँ हैं उसको, लेकिन इस संगठन में आप इन चीज़ों को दीजिए। आज ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि इस आने वाले साल में, 21वें साल में आप देखेंगे, बहुत से नए आयाम, बहुत सी नई मान्यताएँ, बहुत सी नई दिशाएँ खुलेंगी और बहुत सी बंद हो जाएँगी। वैसे भी मैं एक बात कहता हूँ, प्रिय सहभागियों, हमारा समाज एक संक्रमण काल से गुज़र रहा है। पहले भी हम संक्रमण काल से गुज़र रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पिछले 30 साल में विशेष रूप से हमारा पूरा का पूरा समाज ग्रामीण परिवेश छोड़ करके शहरी परिवेश में आ रहा है। ग्राम छोड़ करके शहर में आना तो शुभ है, अच्छा है, लेकिन ग्रामीण समाज से अपनी जड़ें खत्म कर देना मेरी दृष्टि में भविष्य के लिए हितकर नहीं है। आज यही हमारे साथ हो रहा है। अगर मैं उसको पलायन शब्द कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को बनाए रखें, अपने संपर्क वहाँ बनाए रखें, अपनी ज़मीन जायदाद हवेलियाँ वहाँ बनाए रखें, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप को निर्मूल नहीं मानेंगी, बिना जड़ों के नहीं मानेंगी। लेकिन अगर हमने ये कर दिया, जो दुर्भाग्य से हो रहा है, या यूँ कहिए मजबूरी में हो रहा है, या यूँ कहिए आर्थिक परेशानी की वजह से हो रहा है कि आपके पास, किसी के पास कम ज़मीन है और उसने ज़मीन को बेच करके उसने शहर में आकर के 2 कमरे बना लिए। उसने तो सही किया, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके से
आपके ग्रामीण समाज से आपके पैर उखड़ जाएंगे। और अगर ग्रामीण समाज से आपके पैर उखड़ गए और शहरी समाज में ही हम समाहित हो गए, तो आप याद रखना, शहरी समाज में जो सम्मान मिलेगा वो केवल आपकी नौकरी की हैसियत के आधार पर ही मिलेगा, आपकी आर्थिक हैसियत के आधार पर ही मिलेगा। एक समाज के नाम पर जो सम्मान हमको ग्रामीण समाज में मिलता रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां शहरी समाज में उस सम्मान से वंचित हो जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे अब ये भी आग्रह है कि आप एक ये नया सोच भी अपने एजेंडा में रखें कि हम देहात के साथ अपने संपर्कों को तोड़े नहीं, देहात के साथ अपनी जड़ों को खत्म ना करें, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सींचते रहें। शहर में मकान बनाएं, बंगला बनाएं, बड़ा मकान बनाएं, छोटा मकान बनाएं, शहर के अंदर पढ़ाई का लाभ लें, शहर की सुविधाओं का लाभ लें, लेकिन ग्रामीण जगह में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखें। मैं खुद मेरे गांव जब जाता हूं, साथियों से कहता हूं, भाइयों से कहता हूं कि भाई आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव जाने में, बात करने में, संपर्क में रहने में कोई तकलीफ ही नहीं है। तो क्यों नहीं हम हमारे उस सिंचित, हमारी एक जो बहुत बड़ी धरोहर है गांव में, समाज के सम्मान के रूप में और संपत्ति के रूप में, हम उसको से भी अपने आप को नए हाथ धो बैठे। क्योंकि शहरी समाज जो है, वो शहरी समाज में वो सब चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं जो कि हमें हमारे बाप और दादों को और उनके पहले गांवों में मिलती थी। इसलिए मैं युवा वर्ग से ये भी कहूंगा कि अब एक नए सोच की आवश्यकता है। अंधी दौड़ केवल शहरों की तरफ हो बिना किसी लक्ष्य के, आज मैं नहीं समझता कि आने वाले टाइम में वो शुभ कर रहेगी। शहरों में आइए, मकान बनाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, शहरों के सब लाभ भी लीजिए, लेकिन साथ ही बच्चों का संपर्क अपने गांव से, अपने ठिकाने से, अपने पुरानी चीजों से अवश्य बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जो है वो बिल्कुल दूसरी किस्म का होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी सिर्फ इसलिए कि जिन पे आप चिंतन करें, सोचिए, और सोचने के बाद में एक सोच को बदलिए। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारा समाज एक सोच को बदले, हमारा सामाजिक सोच भी बदले, हमारा एक राजनीतिक सोच भी नया हमें करे। तो हम शैक्षणिक जगत के साथ साथ हम राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये सब चीजें मैंने आज आपको बड़े संक्षेप में रखी, क्योंकि मुझे महेंद्र सिंह जी ने फरमाया था कि करीब 30 मिनट के आसपास मुझे अपना उद्बोधन देना है, और मैं समझता हूँ शायद 30 मिनट हो गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को ये भी पता नहीं चल रहा है कि जितने भी श्रोतागण हैं लाइन पे उपस्थित, वो मेरी बात कितनी समझ पाए हैं, अथवा मैं उनको कितनी मेरी बात समझा पाया हूँ अथवा नहीं। इसलिए अगर महेंद्र सिंह जी या जो भी संचालन कर रहे हैं, आप क्षमा करें, मैं नामों से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, जो भी संचालन कर रहे हैं, अगर वो अनुमति दें तो प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं जहां मुझे पता लगे कि सहभागी लोग किस दिशा में सोच रहे हैं, या मेरे से कोई उनसे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो आप आदेश दे सकते हैं।